प्रथम, हाँ जी सर। आप कर रहे हैं किस चीज की? लेसन 1 की। अब लेसन 1 में मैं कुछ कुछ चीजें बोलता जाऊंगा, आप बताते जाओ आपको पता है कि नहीं। लेसन 1 और लेसन 2 का मिक्सचर टाइप है। गुनगुन लेसन 1 लेसन 2 दोनों आ रहे हैं या सिर्फ लेसन 1 आ रहा है? लेसन 1 आ रहा है, लेसन 2 डी ब्रोगली क्वेश्चन तक आ रहे हैं। डी ब्रोगली, ठीक है, वो तो बहुत ज्यादा हो गया। हमारा भी ये चलो दोनों अच्छी बात। चैप्टर आ रहे हैं किस किस के आ रहे हैं हमारे? सर। ये 2 चैप्टर आ रहे हैं PT1 में, 2.4 तक आ रहे हैं मतलब किसी चैप्टर का। कौन प्रथम बोल रहा है? हाँ जी सर। ठीक है बेटा, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जो जो सर? चीज आपको गलत, हाँ बोलो। सर मैं अपने सिर्फ रिडॉक्स करवाया, रिडॉक्स चैप्टर करवा रही हूँ। बेटा रिडॉक्स तो कराया, लेकिन मैम ये भी कराएंगे आगे। कौन बोल रहा है नाम? नहीं, मैं कह रहा हूँ पेपर में जो रिडॉक्स आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रणव। प्रणव बोल रहा है। प्रणव, हाँ तुम्हारे तो रिडॉक्स ही आएगा, लेकिन ये चैप्टर आपके अभी आ जाएंगे थोड़े दिनों में, ठीक है? ओके सर। अभी स्टार्ट करते हैं। तो अब गुनगुन, सबसे पहले तू समझ एटम को। एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस बता बेटा। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ठीक है। एटम का मतलब हो गया स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम के एटम। मॉलिक्यूल की बात करूं तो जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट हो, या जो अपने स्टेबल स्टेट में आ गए हो, जैसे H2SO4 वगैरह वगैरह। एक बात हो गई। दूसरी बात, जब हम जाते हैं तो हम जाते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में प्रथम हम बात करते हैं किसकी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अगर इनको आपको रिवाइज करना हो कभी, जैसे कल एग्जाम है इसका, तो ये फटाक से उनका चार्ज और मास देख ले, काम चल जाएगा। मास केजी में होता है, और वो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी। 1.67 10 की पावर माइनस 27 केजी। कोई दिक्कत? नो सर। चार्ज कूलम में होता है। इसका होता है माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इसका होता है प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और इसका 0 कूलम। ठीक, ठीक है सर। चलो अब एक चीज समझनी है आपको, यूनिफाइड मास। इसको हम यू से दिखाते हैं या एटॉमिक मास से। गुनगुन ये क्लियर है या नहीं? यस सर। ये क्लियर है? यस सर। चलो प्रथम, तेरे को हाँ जी क्लियर है सर। हाँ जी यूनिफाइड सर। मास? क्या होता है यूनिफाइड मास? सर 1/12 ऑफ द कौन सा कार्बन का 12 आइसोटोप जो होता है उसका। इस पे मत ध्यान दो। यूनिफाइड मास का मतलब मास ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, जो चीजें मैं बताता हूँ बेटा वो डेफिनेशन में कभी मत लिखना, 0 मिलेगा। मास ऑफ न्यूट्रॉन डेफिनेशन अपनी बुक से याद किया करो। ये मैं वो मतलब बताता हूँ जिससे आपको न्यूमेरिकल या चीजें समझने में आसानी। न्यूमेरिक न्यूक्लियस का न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी। यही 1U होता है। क्या होता है? 1U। याद रखना, चाहे मास ऑफ प्रोटॉन हो चाहे मास ऑफ न्यूट्रॉन हो, वो दोनों बराबर है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
आवाज आ रही है बच्चों? Sir. हाँ, हाँ थोड़ा जी, सर। नेटवर्क वीक है बेटा मेरे घर का। 1.67 into 10 की पावर माइनस 27 kg एक एटम ऑफ हाइड्रोजन है। किसका है एटम? हाइड्रोजन का। अब मैं आपसे कह रहा हूँ 1.67 10 की पावर माइनस 27 kg तो हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है? क्या मैं इसको ग्राम में लिख सकता हूँ? हाँ जी, सर। और अगर मैं इसको ग्राम में लिखता हूँ तो आता है 1.67 10 की पावर माइनस 24 सर आपकी ग्राम। स्क्रीन चली गई। मेरी तरफ से तो आ रही है। एक मिनट, क्या हो रहा है बार बार? अब आ रही है? हाँ जी, सर। 1.67 into 10 की पावर माइनस 24 ग्राम जो होता है 1 एटम के बराबर है हाइड्रोजन को, ठीक है? 24 ग्राम आ गया। कुछ नहीं किया, यूनिट कन्वर्ट करिए। गुनगुन ये बात समझ में आई? Yes, sir. अब मैं तेरे से पूछूं 1 ग्राम का मतलब क्या है, तो 1/1.67 10 की पावर माइनस 24 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो बड़ी अच्छी चीज सामने आने वाली है आपके। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? ये क्या नंबर है? Avogadro number. एवोगैड्रो नंबर। क्या नंबर है? एवोगैड्रो नंबर। अब जरा इधर आ जाओ। कोई आपसे पूछे ये क्या है, तो आप कहोगे ये सिंबल है किसी एलिमेंट का। क्या है ये? बोलो। ये है एटॉमिक मास, जेड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। जैसे सोडियम। अब कोई आपसे पूछे 23 क्या है, इसका मास नंबर। 11 क्या है, इसका एटॉमिक नंबर। मास नंबर का मतलब क्या है? क्या ये मास बताएगा? बिल्कुल। यू में या ग्राम में, ठीक? बोलो। आना हाँ जी, बोलो। सर। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है? इसके पास Z इलेक्ट्रॉन है, Z प्रोटॉन है और A माइनस Z न्यूट्रॉन है। कोई दिक्कत? नो सर। पक्का? Yes. हाँ जी, सर। फिर मैंने आपसे पूछा, ये पता चल गया प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने हैं, ये पता चल गया इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास कितना है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ मास के हिसाब से। इधर आ जाओ। मास दो तरीके के होते हैं, या तो यू में या ग्राम में। एक यू या जेड यू ले लो। जेड जेड यू का मतलब क्या है? एक एटम। प्रथम जेड यू का मतलब, एक एटम। और जेड ग्राम का मतलब, एक मोल। वेरी गुड। क्या एक मोल में एक एटम होता है? ना, इतने एटम होते हैं। कहां पता चला? अभी पीछे वही सॉल्व कर रहा था मैं। गुनगुन ये बात समझ में आई? Yes. आप सब बच्चे ध्यान देंगे। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 20 नहीं 23 ग्राम सोडियम का क्या मतलब है और 23 यू सोडियम का क्या मतलब है, तो आप कहोगे 23 ग्राम सोडियम का मतलब है 1 मोल ऑफ सोडियम, और 23 यू सोडियम का मतलब है 1 एटम ऑफ सोडियम। ठीक बात? 23 कहां से आया, ये 23 कहां से आया? ये इसके सिंबल से आया। ये इसका ए है, ये इसका क्या है? तो किसी के ए ग्राम में 1 मोल होते हैं उसी एटम के, और ए यू में 1 एटम होता है। ठीक। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं किसकी? मोल कंसेप्ट की। अगर कोई आपसे पूछे मोल क्या है, तो आप कहोगे भैया 1 मोल में कुछ स्पेसिफिक नंबर होते हैं, कुछ स्पेसिफिक मास होते हैं और कुछ स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। 1 मोल में इतने एटम या मॉलिक्यूल होते हैं।
1 मोल में इतना ग्राम एटॉमिक मास क्या मॉलिक्यूलर मास होता है, क्या होता है? और 1 मोल में इतना लीटर वॉल्यूम होता है। कोई दिक्कत? गुनगुन? No, sir. वॉल्यूम एसटीपी बेटा। पे एनटीपी पर। हाँ, ये बड़ी अच्छी चीज पूछी, लेकिन उसके लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा कौन है ये एनटीपी और कौन है ये एसटीपी। अच्छा, ये एसटीपी पे और 24 लीटर होगा एनटीपी पे और 22.7 लीटर होगा एसएटीपी पे। बस इंग्लिश बतानी है, इनकी फुल फॉर्म बतानी है, आपको समझ में आ जाएगा। एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, याद रहेगा प्रथम? हाँ जी सर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 273 केल्विन, स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर। ठीक ठीक है सर। अब दूसरी चीज देख, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर होता है रूम टेम्परेचर। क्या होता है? रूम टेम्परेचर। तुम्हें पता है रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन। क्लियर? क्लियर। प्रेशर कितना होता है? 1 बार। नॉर्मली 1 बार होता है। कोई तुमसे पूछे ये 1 एटमॉस्फेयर और 1 बार में कितना फर्क है? ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक, ठीक है सर। इसको आप 760 mm ऑफ मरकरी भी कह सकते हो, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी भी कह सकते हो, 760 टोरिसिली भी कह सकते हो, 10 की पावर 5 पास्कल भी कह सकते हो। ये सारी यूनिट है प्रेशर। क्लियर? ठीक है अब सर। कभी नहीं अटकोगे। वैसे ही लेसन नंबर 5 का टॉपिक है, आपने पूछा तो मैंने बता दिया। ठीक है, अब बारी आई एसटीपी पता गया। एसएटीपी क्या होता है? एसएटीपी स्टैंडर्ड एम्बियंस टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है, बस इसमें वॉल्यूम की गड़बड़ आती है और सब कुछ ठीक है। अब बात आती है मोल कंसेप्ट के बाद इस चीज की जिसमें डाउट है गुनगुन को, एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। गुनगुन इसी में डाउट है ना? एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कोई तुमसे पूछे ये क्या है, ये C6H12O6, तो आप कहोगे ग्लूकोज, कहोगे? अगर हाँ आपको जी पढ़ रखा है, आपने पढ़ रखा है। लेकिन इसमें 6 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है? ये है एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या है बेटा? एम्पेरिकल फॉर्म या स्ट्रक्चरल फॉर्म। ये नंबर है और ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल समझाने वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा कॉमन आए। अगर मैं आपसे पूछूं H2SO4 में से कुछ कॉमन निकालो, तो मैं तो नहीं निकाल सकता 2, 1 और 4 में से कोई कॉमन। तो इसका N जो होगा वो 1 ही आएगा। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। कोई दिक्कत? नो सर। Fe2O3 में से मैं कुछ कॉमन नहीं निकाल सकता, तो वहां पे भी N 1 ही है। कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। निकालना होता है। 10th क्लास में पढ़ा इथाइन। हाँ जी सर। इथाइन में 2 कॉमन ले लूं तो C1H1 बनेगा, तो ये 2 नंबर है और ये एम्पेरिकल फॉर्मूला। चलो मेरी बात सुनना आराम से। मैंने आपको बता दिया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको बता दिया एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है। अब इसी से मास बनते हैं, मॉलिक्यूलर मास, पूरे मॉलिक्यूल का मास। H2SO4 में क्या क्या चीजें हैं? 2 ग्राम हाइड्रोजन, एक 32 ग्राम का सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है 16 ग्राम के, 98 ग्राम का है पूरा। ठीक, आना बोलो। ठीक है सर। अगर मैं आपसे बोलूं ग्लूकोज, तो आप कहोगे भैया ग्लूकोज को भी निकाल देंगे। ग्लूकोज है C6H12O6। मैं पूरा सॉल्व करूंगा तो 180 ग्राम का आएगा। कितना आएगा बेटा? 180। अब अगर मैं इसमें से 6 कॉमन ले लूं तो क्या ऐसा लगेगा
कि यहाँ पर 6 के साथ 30 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इसका मास है। हाँ जी 30 सर, ग्राम किसका मास है? एम्पेरिकल मास। किसका मास है? एम्पेरिकल मास। चलो जी, अब मैं डाउट देता हूँ। कहता है एक कंपाउंड है जिसके अंदर मेरे पास 3 चीजें हैं। जिसके अंदर हाइड्रोजन है, जिसके अंदर कार्बन है, जिसके अंदर क्लोरीन है। कितना हाइड्रोजन है? गिवन कितना मास है? तो हाइड्रोजन है 4.07%, और कार्बन है 24.27% और 71.65% क्लोरीन। टोटल देखा जाए तो 100% ही आता है। इसे हम गिवन कहते हैं, और इनका मुझे पता होना चाहिए एटॉमिक मास क्या है। मैं जानता हूं कार्बन हाइड्रोजन 1 ग्राम का है, कार्बन 12 ग्राम का और क्लोरीन 35.5 ग्राम का। अब मैं आपसे बात करता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं। तो गुनगुन जानती है नंबर ऑफ मोल्स का मतलब होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास। तो 4.07 को डिवाइड कर दो 1 से, 24.27 को डिवाइड कर दो 12 से, काम बन जाएगा। 71.65 को डिवाइड कर दो 35.5 से, तो ये आया आपका 4.07। ये आपका आया अप्रोक्सीमेटली 2 और ये भी आया 2। अब इनमें से छोटा नंबर ढूंढो। तो छोटा नंबर तीनों में मुझे क्या दिखाई देता है? 2.02। उससे तीनों को डिवाइड कर दो। और देखो कि क्या रेशियो आती है। तो यहाँ रेशियो आती है 2 1 2 2 1 1। ये आपकी सिंपलेस्ट रेशियो। ये सिंपलेस्ट रेशियो इस वक्त होल नंबर में नहीं होती, तो मुझे इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता। उसे हम कहते हैं होल रेशियो। तो पहला काम है आपका ये रेशियो निकालना। फिर उसके बाद इसको हम कहेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला। जो अभी हमने निकाला है ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। एम्पेरिकल फॉर्मूला बना H1, कार्बन भी 1 और क्लोरीन 2। इससे मैं आपका एम्पेरिकल मास बना सकता हूं। एम्पेरिकल मास क्या होता है? एक हाइड्रोजन, एक कार्बन, 2 क्लोरीन, और ये बैठता कितना है? 49.5 ग्राम। ठीक है, चलो हमें पता चल गया एम्पेरिकल मास कितना है। करें क्या आप इस एम्पेरिकल मास का? अब हमें निकालना है N, जिससे मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन सके। N कैसे निकालेंगे? N होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास। क्या मॉलिक्यूलर मास मेरे को क्वेश्चन में दिया है? जी बिल्कुल दिया है। क्वेश्चन ने कहा है मॉलिक्यूलर मास है 98.96। देखो 98.96 ग्राम को मैंने अप्रोक्सीमेटली 99 मान लिया। अगर मैं 99 को डिवाइड करूं 49.5 से, तो N आता है 2। अब आपको पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है N मल्टीप्लाई में एम्पेरिकल फॉर्मूला। N हुआ 2 और एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना हुआ? H1C1Cl2। तो आंसर बना आपका H2C2Cl4। नहीं, मैं H2 करना था, देखो गलती से वो कर दिया मैंने, सॉरी। आगे ऊपर एक गलती कर दी थी बेटा मैंने, H2 थे। यहाँ पर भी गलती कर दी, चलो कोई नहीं, बाकी सब ठीक है। H2Cl1 ये। यहाँ से H2 होगा, फिर H4 हो जाएगा। ठीक है, अब एक टॉपिक देखेंगे हम
सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर, फिगर का मतलब है यहां पर नंबर्स। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस देते हैं? सारे नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, तो यहां सिग्निफिकेंट फिगर आई 4। अगर मैं आपसे बात करूं कि क्या जीरो भी सिग्निफिकेंट होते हैं, तो हाँ, दो नॉन जीरो के बीच में बैठे जीरो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। लेकिन अगर यही जीरो नॉन जीरो के पीछे लगे हो या आगे लगे हो, तो इनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती। अगर ये जीरो डेसिमल के बाद लगे हो, तो इनकी सिग्निफिकेंस होती है। अगर कोई वैल्यू ऐसे लिखी है जिसमें 10 की पावर है, तो उसमें 10 की पावर की तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती, नंबर की सिग्निफिकेंस होती है। ठीक है। अगर कोई परफेक्ट चीज है जैसे 20 एग, 50 स्टूडेंट, तो उसकी सिग्निफिकेंस इनफाइनाइट होती है। ठीक है। अब बात आती है किसी चीज को राउंड ऑफ करने। राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है? मान लो मैंने आपसे क्वेश्चन दिया कि भैया 5.0732515 को राउंड ऑफ करो। तो सबसे पहले देखो ये क्या है, ये है जिस डिजिट को मुझे डिलीट करना है। डिलीट करने वाला अगर नंबर 5 हो तो चेक करो लास्ट डिजिट कैसा है। अगर लास्ट डिजिट ऑड हो तो इंक्रीज कर दो 1 से, इसको 2 बना दो, और अगर लास्ट डिजिट इवन हो तो नो चेंज। अब अगर मैं यहां पर देखूं तो मेरे पास एक ऐसी वैल्यू आई है जिसमें लास्ट डिजिट 5 से छोटा है। 5 से छोटा होने पर उसे डिलीट करने पर 5 इस डिजिट में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर डिलीटिंग डिजिट 5 से छोटा हो तो लास्ट डिजिट में कोई चेंज नहीं आएगा। फिर से 5 आ गया, 5 डिलीट किया, लेकिन ये तो इवन है और इवन नंबर है तो कोई चेंज नहीं आएगा। अब फिर से देखा मैंने, ये क्या है, ये 5 से छोटा है, कोई चेंज नहीं आएगा। 3 5 से छोटा है, कोई चेंज नहीं आएगा। ये तो 5 से बड़ा है, चेंज आएगा, इंक्रीज बाय 1। अगर मोर देन 5 हो तो इंक्रीज बाय 1। ठीक है, ये बात समझ में आई बच्चों? Yes, बोलो sir. Yes. सब बच्चों को। गुनगुन बात समझ में आई? Yes, sir. जल्दी से पहले एक बार इस पॉइंट को समझो। मेरे को 1 मिनट बेटा नीचे जाना पड़ेगा, 1 मिनट इस पॉइंट को समझो। अगर मान लो कोई ऐसा नंबर हो, नंबर देखो, अब आप क्या इसको सॉल्व करने बैठोगे? No. हम क्या करेंगे, हम इसमें देखेंगे सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसकी है। मुझे तो इसकी दिख रही है 2, तो अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है तो इसके आंसर की सिग्निफिकेंट फिगर भी 2 ही होगी, सॉल्व नहीं किया जाएगा। ये प्रथम बात ठीक है? ठीक है सर। जल्दी बताओ बात ठीक है? यस सर। आर्यन क्लियर हुआ? यस सर। आर्यन जरा इसको देखियो बेटा, किसकी सिग्निफिकेंट फिगर तेरे को सबसे कम लग रही है? सर 2 की। लेकिन हम इसको लेते हैं ये थोड़ा बेटा डाउट में है, क्योंकि कुछ लोग इसको इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर बोल देते हैं। वो कहते हैं ये 2.00000 मतलब परफेक्ट नंबर है। तो आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिख देना या मैडम से पूछ लेना, जो मैम रहे आपकी। इसका मैं जवाब नहीं दे सकता। ठीक सर जैसे 2 परफेक्ट नंबर है, ऐसे सर 1.33 1.77 भी हो सकते हैं। वो मान के चलते कि डेसिमल के बाद अभी है,
उम्मीद की उसको डिवाइड करने पे कुछ बन जाएगा, लेकिन इसको परफेक्ट मान लेते हो। ये बेटा मैं कह रहा हूँ ना, ये मैं इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, ठीक है। ये सबका ठीक अपने अपने मतलब है। हाँ, अच्छा, अब ये वाली बात समझ में आ गई। अब इसको देखो क्या लिखा है मैंने, प्रिसीजन और एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है, एक्यूरेट सिर्फ एक चीज होती है, बिल्कुल एक्यूरेट। प्रिसीजन का मतलब होता है गुड और बैड। क्लियर? यस सर। मैंने आपसे कहा एक ये है, यहां पे आपको, अगर आपने कहीं बिल्कुल सेंटर में मारा तो उसे बुलसाई कहते हैं, बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। यस सर। लेकिन यहां मारा किसी ने, यहां मारा किसी ने, यहां मारा, तो क्या करूं मैं? अब मैं अगर इसको देखूं तो ये तो बहुत बैड प्रिसीजन। तो सर हमें इसी तरीके से बताया। देखो, आप ये कह रहे हो कि अगर यहाँ पर 5, 3, 2, 2.1, 2.2, तो ये ज्यादा प्रिसाइज है। हाँ जी सर। ये ये रीडिंग के लिए प्रिसीजन है, ये फिर एरर टॉपिक में चला जाएगा। समझे? मैं चल तेरे को इसका ठीक है मतलब सर। बताता हूँ, तू कहेगा हाँ भैया समझ में आ गया। मैं तेरे को कह रहा हूँ, दो बच्चे हैं मेरे पास, दो स्टूडेंट है ए और बी, ठीक। एक बच्चे की रीडिंग देख, मैं इसको देख के बता दूंगा कि एक्यूरेट वैल्यू मतलब इसकी जो एवरेज आएगी वो 5 आएगी। पता चल रहा है? हाँ जी सर। बच्चे ने बड़े प्रिसाइजली मेजरमेंट करी है। आई बात समझ में? हाँ जी सर। यस सर। लेकिन अगर मैं तेरे से ये कहूं एक बच्चे ने ये करी थी, तो तू कहेगा भैया एक्सपेरिमेंट करा था, मजाक, 3, 13, 2 चाहता क्या ये? तो इसकी बैड प्रिसीजन है। तो ये तभी काम करेगा जब रीडिंग होगी। ठीक है सर, क्लियर है अब। क्लियर हुआ? प्रिसीजन का मतलब समझ में आया तेरे हाँ को, जो जी मैं सर। प्रिसीजन का मतलब बताना चाह रहा हूँ? सर जहां, मेजरली जो एक्यूरेट वैल्यू जो होती है उसके क्लोजनेस जो होती है। हाँ, और क्या ऐसा नहीं लग रहा है तेरे को कि एक्यूरेट वैल्यू के बहुत पास है? एक्यूरेट वैल्यू तो 5 है, हाँ जी और सर। इनमें से तो मुझे 5 देखने को ही नहीं मिला नीचे, ठीक। लेकिन ठीक है सर। रीडिंग के मामले में हम कह देते हैं जितना नजदीक होगा उतना ज्यादा प्रिसाइज होगा, ठीक। ठीक है सर। गुनगुन समझ आया? Yes, sir. तेरा सर प्रिसीजन एक्यूरेसी का डाउट क्लियर हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर का डाउट क्लियर हो गया, और एक उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला का। हाँ बेटा बोलो, कोई बोला सर? सर मैं पूछ रहा था इसका ये प्रिसीजन और एक्यूरेट का केमिस्ट्री में क्या यूज होएगा? प्रिसीजन और एक्यूरेसी दोनों चीजों में काम आता है, क्योंकि केमिस्ट्री में भी हमारे को एक्सपेरिमेंट करने को मिलते हैं, ओके सर। ठीक है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं किस चीज की? अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक टॉपिक है स्टोशियोमेट्री। ये भी डाउट है बेटा तेरा गुनगुन? Yes, sir. स्टोशियोमेट्री का मतलब क्या है? स्टोशियोमेट्री का मतलब है मेजरमेंट। अगर मैं कोई चीज मेजर कर रहा हूं तो मेजरमेंट हो सकती है मास की और वॉल्यूम की। अब इन दोनों की साथ साथ भी हो सकती है। अगर मैं मास की लूं तो उसे कहते हैं मास परसेंटेज। अगर मैं वॉल्यूम की लूं तो उसे कहते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। अगर मैं मास वॉल्यूम की लूं तो उसको डेंसिटी बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो? हाँ ना, Yes, बोलो। yes. अब मैंने आपसे कहा क्या मैं यहाँ पे नंबर की कर सकता हूँ मेजरमेंट? बिल्कुल। क्या मैं यहाँ मोल की कर सकता हूँ? जी कर सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और स्टोशियोमेट्री देखता हूँ। एग्जांपल देखो आप,
नाइट्रोजन reacts with hydrogen gives you 2NH3. नाइट्रोजन 28 ग्राम, हाइड्रोजन 6 ग्राम और 34 ग्राम प्रोडक्ट। कितना है रिएक्टेंट, कितना है प्रोडक्ट? रिएक्टेंट का मास आ रहा है 34 ग्राम और यहां पर भी 34 ग्राम, ये तो मास आ गया। तो कोई तुमसे पूछे मास की स्टोइचियोमेट्री क्या है? मास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का बराबर होना चाहिए। ये पहली बात समझ में आई गुनगुन? Yes, sir. अब मैं यहां पर लिख रहा हूं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, क्या नाम है? Stoichiometric coefficient. अब जरा ध्यान दियो बेटा, ये और ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है जो बैलेंस इक्वेशन में काम आते हैं। किसमें काम आते हैं? Balance equation. यही मुझे बताते हैं कितना वॉल्यूम है, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा कांस्टेंट जो किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो गया उसकी वैल्यू को समझाए। बात ठीक है? बोलो चैतन्य, बात ठीक है बेटा? यस सर। ईशा, बात ठीक है? ईशा, Sir. तो वॉल्यूम की बात करूं मैं, नंबर ऑफ मोल्स की बात करूं, तो वॉल्यूम देखना, नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम, हाइड्रोजन के 3 वॉल्यूम और NH3 के 2 वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स में नाइट्रोजन का 1 मोल, H2 का भी 1 मोल और NH3 के 2 मोल। ठीक बात है गलत बात है? जल्दी बोलो बच्चों। पर H2 का एक थोड़ी ना 3 मोल होगा। कहाँ है? अरे हाँ सॉरी। तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बता देंगे किसके कितने मोल हैं। अच्छा, अब मैंने आपसे पूछा अगर इसके 1 मॉलिक्यूल हो, इसके 3 मॉलिक्यूल होंगे और इसके 2 मॉलिक्यूल, ये क्या बता रहे हैं? ये नंबर बता रहे हैं, लेकिन ये रेशियो है। ये क्या है? Ratio. तो कोई तुमसे पूछे यहाँ पे रेशियो क्या है नाइट्रोजन और NH3 की, तो वो तो मुझे दिखाई दे रही है भैया 1:2। क्या दिखाई दे रही है? 1:2. और क्या है रेशियो हाइड्रोजन और NH3 की? 3:2. 3:2। वेरी गुड। और क्या है रेशियो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की? 1:3. 1:3। कौन बच्चा बता रहा है ये जवाब? सर मेहुल. बिल्कुल सही मेहुल। इसी से क्या मैं पता लगा सकता हूं कि किसके कितने होंगे? Yes, sir. गुनगुन, बात समझ में आई? Yes. लेकिन गुनगुन मैं तेरे से कहूं कि इसके तो 10 वॉल्यूम है, तो तू यूं नहीं कह सकती भैया इसके 30 होंगे। भाई 1 पे 3 था तो 10 पे 30 होगा, बोल। Yes. 2 पे 20 होगा, बोल। Yes. लेकिन आप ये मत कहना 1 2 3। अच्छा, इसके 5.5 है तो इसके कितने होंगे? 3 मल्टीप्लाई में 5.5, इसके 2 मल्टीप्लाई में 5.5। जल्दी बता। Yes. ये बात सबको समझ में आई? इसे यूनिटरी मेथड बोलते हैं, बोलो। अब इसको देखो आप, नाइट्रोजन कितना है? 28 ग्राम। उसने क्या बनाया? 34 ग्राम NH3। क्या बनाया? 84 ग्राम NH3। तो गुनगुन देख, 28 ग्राम नाइट्रोजन 34 ग्राम NH3 बनाता है, तो 5 ग्राम नाइट्रोजन कितना बनाएगा? देख जितना लिखा है। अब ये एक चीज समझाने वाली है या आनी चाहिए पहले से ही? बोलो जल्दी बता बेटा गुनगुन। सर आनी चाहिए। आसान है ना ये, मतलब कुछ ऐसा Yes, टॉपिक sir, नहीं है ना। आसान। अब इसी से ही तेरा टॉपिक निकलेगा जिसका तूने आज मुझसे डाउट पूछा है, उसका नाम है लिमिटिंग रिएजेंट। क्या नाम है? Limiting
लिमिटिंग रिएजेंट। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने कभी मैगी नाम सुना है? क्या होती है मैगी? Yes. अगर 2 कप मैगी में 2 कप डाल दो तो क्या लिखेंगे? बन जाएगा आपका खाने वाली मैगी? क्या बोल इसको? बोल बेटा। Yes, sir. तो तू यूं कह सकती है कि भैया, अच्छा अब देखो, मैं बात कर रहा हूं किसकी? चैतन्य की। चैतन्य Yes, sir. चैतन्य एक मैगी का पैकेट लाया, उसको घर पे जाके खाना खाना था। आज कोई घर पे नहीं है, उसके पेरेंट्स वगैरह नहीं है, तो 2 कप पानी में डाल के इसको मैगी बनानी थी। बन जाएगी चैतन्य मैगी? सर बन जाएगी। लेकिन चैतन्य ने देखा कि भैया आ रहे हैं, इसने कहा अभिषेक भैया आ रहे हैं, तो ये चैतन्य भोला आदमी इतना दिमाग में लगाता, इसने क्या करा? 2 कप पानी और डाल दिया कि 2 कप मैगी बन जाएगी। तो बन जाएगी चैतन्य 2 कप डबल मैगी बन जाएगी? बता। नहीं बनेगी सर। हाँ, उल्टा मैगी का नाश और हो जाएगा। तो चैतन्य कह सर रहा है मैगी भैया, को डबल करना पड़ेगा। हाँ मैगी को भी एक रेशियो थी 1:1, 1:2 की रेशियो थी। इसने कहा कि शायद 1:4 पे मेरा डबल काम हो जाए, नहीं होगा। वो 1:2 की रेशियो आप बिगाड़ नहीं सकते। अच्छा, अगर 5 मैगी हो तो कितने कप पानी होना चाहिए? 5। तो यही है स्टोशियोमेट्री। स्टोशियोमेट्री की हिंदी बताऊं तो नाप तोल। कोई दिक्कत? बोलो। No, sir. नो सर। तो अब क्या होगा? अब यहां पर ये एक्सेस अमाउंट में, ये ज्यादा पड़ गया और वो लिमिटिंग बन गया। ठीक? यस सर। चैतन्य बात समझ में आई? यस सर। तो अब क्या करेगा अगली बारी? सर 2 कप डालो खाए तो साथ। 2 कप। तो मेरा क्या होगा बेटा फिर? सर 2 पैकेट और 4 कप डाल दो। 2 पैकेट लाएगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो सारे बच्चे, मैं आपसे कह रहा हूं इस रिएक्शन को देखने के लिए, गुनगुन ये दोनों कौन है? और ये कौन है? और ये कौन है? बता। ए बी कौन है? Reactants. ए बी रिएक्टेंट्स है। तो यही मिलेंगे रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट, यहां पर रिएक्टेंट्स में। कभी प्रोडक्ट में मत ढूंढने निकल जाना। ये प्रोडक्ट है और सी कैटलिस्ट है। क्या है बेटा? Catalyst. ये रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन रिएक्शन को फास्ट कर देता है। क्या कर देता है? ठीक है? Yes. सर हाँ जी बेटा। सर आपने अमोनिया वाली इक्वेशन बताई थी ना पीछे अभी वो, हाँ हाँ। सर उसके बेसिस पे क्वेश्चन है सर, वो क्वेश्चन बोलूं मैं? ये तो नहीं है कि नाइट्रोजन है 50 किलो और 10 किलो हाइड्रोजन है, ये वाला है? 1 किलो नाइट्रोजन है और 2 किलो हाइड्रोजन है। अमोनिया चल बताना है कितना बनेगा। ठीक है, ले मैं बना रहा हूँ। अब बेटा इसका क्वेश्चन सुन लो, इसका क्वेश्चन हो जाएगा। और आपका ये लिमिटिंग रिएजेंट नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। गुनगुन तू ध्यान दे। पहले गुनगुन ये बता, क्या तू ये पहले से जानती है? ईशा बेटा तेरा माइक खुला है। गुनगुन क्या तू ये पहले से जानती है कि ये 28 ग्राम का है, ये 6 ग्राम का, ये 34 ग्राम का? बता। Yes, sir. ये स्टोशियोमेट्रिक इक्वेशन है, ये मुझे पहले से गिवन है, नाम लिखते ही गिवन है। ठीक? Yes, sir. अब या इसको स्टैंडर्ड बोल दो, गिवन मत बोलो। गिवन तो क्वेश्चन में गिवन होता है ना। अब गिवन इक्वेशन ये बताएगा मेरे को। अब बोल बेटा क्या क्या कितना है? सर 1 किलो नाइट्रोजन है 1 किलो नाइट्रोजन है और 2 किलो हाइड्रोजन है। और 2 किलो हाइड्रोजन है। फिर अमोनिया बताना है ठीक है, और और जो लिमिटिंग लिमिटिंग रेट। एजेंट है वो ठीक ठीक और उसका मास। ठीक ठीक। अब सुनेगी गुनगुन। गुनगुन Yes. मैं तेरे से कह रहा हूं 28 ग्राम नाइट्रोजन रिक्वायर्ड, कितना हाइड्रोजन? बता। 28 ग्राम नाइट्रोजन को कितना हाइड्रोजन चाहिए? मतलब 28 ग्राम नाइट्रोजन को कितना हाइड्रोजन चाहिए NH3 बनाने के लिए? 6 grams. 6 ग्राम। ठीक है? Yes, sir.
तो 28 ग्राम को 6 ग्राम चाहिए, तो 1 केजी को कितना चाहिए होगा? 1000 ग्राम को 6 बाय 28 इंटू 1000 बोल। Yes, sir. अब मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे दिखाई दे रहा है 24 तो 4 हो जाता अगर होता तो, 1/4 तो आ रहा है, 1/4 से भी कम आ रहा है। मैं कह रहा हूं अप्रोक्सीमेटली 200 ग्राम आ रहा है, नहीं तो अभी ये डिवाइड कर देगा। प्रथम बेटा करिए उसको डिवाइड फटाक से। एक सेकंड 2.20 ये मैंने अप्रोक्सीमेटली 200 कुछ ग्राम आएगा, 205 210 ऐसे। सर 214 214 214 ग्राम, ठीक है। अब 214 ग्राम आया, बच्चों ध्यान दो, 214 ग्राम आया। क्या हाइड्रोजन मुझे गिवन कितना है? गिवन हाइड्रोजन कितना है? 2 किलो। कितना? 2 kg। और रिक्वायर्ड हाइड्रोजन कितना है? 214 ग्राम। क्या लग रहा है? हाइड्रोजन जितना गिवन है उसकी रिक्वायरमेंट है प्रथम? सर बहुत ज्यादा है वो। बहुत ज्यादा है। दैट इज हाइड्रोजन इज इन एक्सेस अमाउंट। बात ठीक है कि नहीं? ये हाँ बात जी, समझ लो, अगर हाइड्रोजन एक्सेस में है तो नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक? ठीक है सर। और जो लिमिटिंग रिएजेंट है वही NH3 बनाएगा। जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो NH3 बनाएगा। अब देखो क्या लिख रहा हूं मैं। नाइट्रोजन कितना था? 1000 ग्राम। तो मुझे पता है, पीछे देखो, फिर से मैं बात कर रहा हूं प्रथम से। प्रथम 28 ग्राम कितना बनाता है NH3? सर 34 ग्राम NH3। तो तू ये बोल सकता है 28 ग्राम नाइट्रोजन बनाता है NH3, 34 ग्राम, तो 1000 ग्राम कितना बनाएगा? 1214। कर लेगा बेटा इसको? हाँ जी सर। गुनगुन समझ में आया? Yes, sir. अब मैंने तेरे से कहा कितना हाइड्रोजन एक्सेस में? जो नॉन रिएक्टिव है, एक्सेस बोल लो या नॉन रिएक्टिव, ऐसे ना क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछते हैं, लेकिन आपको परेशान नहीं होना। 2000 ग्राम दिया है, उसमें से 214 ग्राम यूज हुआ, तो कितना बचा? बोलो। ठीक है सर। अब समझ आया गुनगुन? Yes, sir. बाकी बच्चों को समझ आया? Yes, sir. लिवांशी समझ Yes, आया? sir. Yes, sir. ठीक है। देखो इस रिएक्शन में क्या क्या चीजें रिएक्ट कर रही हैं। हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है जिसके आगे 1 लिखा है, आयोडीन में भी 1 लिखा है, और HI में 2 लिखा है, तो यहां पर 2 ग्राम हाइड्रोजन है। अच्छा, आयोडीन का आपको मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए, वरना पता नहीं चलेगा। इसका होता है 127 तो 254 बन गया, और ये 256 बन गया। तो यहां पर मैं तेरे से पूछूं इसका क्या मतलब है, तो तू कहेगा भैया हाइड्रोजन का मास आयोडीन के मास में जोड़ दो, आपको हमेशा HI का मास मिल जाएगा। ये पहली बात है मास की। ये बात समझ में आई प्रणव? Yes, sir. फिर मैंने कहा 1 वॉल्यूम अगर हाइड्रोजन का है, 1 वॉल्यूम आयोडीन का है, तो 2 वॉल्यूम होंगे HI के। तो ये रेशियो है 1:1:2 की। तीसरी बात, यही मोल की होगी। अब बात समझ में आई प्रणव? Yes, sir. मैं तेरे से अब एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, जिस किसी और को पता हो तो वो बता देना। अगर मैं हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराऊं तो H2O बनता है, लेकिन ये मुझे बैलेंस नहीं लग रही। अब लग रही है बैलेंस, बोलो लग रही है? हाँ जी Yes, सर। sir. चलो, अगर मैं तेरे से कहूं कि इसके 2 वॉल्यूम इसके 1 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करके इसके 2 वॉल्यूम देंगे, तो ये बात ठीक है प्रणव या नहीं? सही है सर। तो अगर मैंने तेरे को कहा इसके 10 वॉल्यूम है, तो तुझे क्या लगता है ऑक्सीजन के
कितने होने चाहिए और H2O के कितने होने चाहिए 5 ऑक्सीजन और इसके 10। ये पता है कैसे पता चला इनकी रेशियो से जिस बच्चे को समझ में आ गया इसकी रेशियो 2:2 है मतलब सिमिलर और इसकी रेशियो 2:1 है मतलब कि ये हाफ ही होगा बस यही है स्टोइचियोमेट्री ठीक है ओके सर बात समझ में आई पक्का यस सर आ जाओ तो ये था हमारा ये वाला पॉइंट अब सब बच्चों को क्लियर है गुनगुन बात समझ में आई सर Yes, sir. हाँ जी बेटा सर ये रेशियो निकालने के लिए जो जैसे एलिमेंट के जो आगे नंबर लिखा होता है उसको देखते हैं ना हाँ इसको बैलेंसिंग कहते हैं बेटा 10th क्लास में करी होगी आपने हाँ और बैलेंसिंग पता है हाँ उस नंबर को कहते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट अब मैं बात कर रहा हूँ फिर से गुनगुन तेरे कौन कौन से टॉपिक हो गए गुनगुन Yes, sir. साइंटिफिक नोटेशन अगर कोई भी नंबर लिखा है जैसे ये इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना एक नॉन जीरो उसके बाद डेसिमल और ये इसे कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन अच्छा इसको देख 0.000047 क्या है साइंटिफिक नोटेशन है नहीं अब है 4.7 यहां से डेसिमल उठा के यहां ले गया इंटू 10 की पावर -5 जल्दी बता बात समझ में आई Yes, sir. अब तू बता इसका क्या होना चाहिए साइंटिफिक नोटेशन 1.10 raised to power 2. 1.33 कौन बोलेगा 1.1. ठीक है अब इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या होनी चाहिए It already has 0. हाँ अब मेरी बात सुनो मैं बात कर रहा हूं किससे बात करें भाई प्रणव से प्रणव ये ठीक लिखा है मैंने 6.02 to 10 यस सर कोई बच्चा बताएगा इसमें गलती क्या है सर अगर एवोगैड्रो नंबर लिखा तो 10 के पावर 23 है। ना 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 कुछ नहीं लिखा है सिर्फ एक नंबर है और ये बिल्कुल ठीक है एवोगैड्रो नंबर सोच के नहीं लिखा इसमें कोई गलती नहीं है डेसिमल बस एक नॉन जीरो के बाद आना चाहिए हाँ ये गलत है कुछ बच्चे कहते हैं क्या ये भी साइंटिफिक नोटेशन है नहीं एक डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो होना चाहिए गुनगुन बात समझ में आई Yes, sir. चलो और इसके बाद बता तेरा कोई डाउट हो हाँ जी सर। प्रथम एक बात बता तेरे को ये दिखाई दे रहा है एक नंबर हाँ जी सर। दिक्कत पता है क्या है जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो 10 की पावर एक जैसी होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए एक जैसी। जिससे आसान हो जाए सॉल्व करना 10 की पावर एक जैसी नहीं होगी तो मैं सबट्रैक्ट कैसे करूंगा पावर सेम होनी चाहिए तो मैंने क्या किया इसको ऐसा कर दिया अब हो गई एक जैसी हाँ जी सर। अब देख गुड़िया 2.5 में से अगर मैं 0.48 माइनस करूं तो 2.02 बचेगा और 10 की पावर -2 मैंने 10 की पावर -2 को एज इट इज रखा कॉमन लेने के लिए आई बात समझ में Yes, sir. अब देख दोनों चीजों में अगर मैं कॉमन ले लूं देख पहले दोनों चीजें देख एक ये चीज देख और एक ये चीज देख दोनों में कॉमन क्या लिया मैंने 10 की पावर -2 क्यों कॉमन लिया अरे भाई पावर को मैं सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता ना Yes, sir. अब देख अब देखो अब तू ही बताएगी वैल्यू देखे 1.77 इंटू 10 की पावर -13 में से माइनस करना है 0.0053 इंटू 10 की पावर -10 क्या करूं इसमें इसकी पावर को सेम कर दे. शाबाश 1.77 इंटू 10 की पावर -13 माइनस 5.3 इंटू 10 की पावर -13 अब ठीक Yes. अब ले लो कॉमन अब बता अब समझ में आया नहीं आया आ गया. सब बच्चों को हाँ जी सर। और कोई डाउट पूछ बेटा Sir, NCERT में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 13, 17. इनके आंसर भेज देता हूँ बेटा क्योंकि ये तो क्लास ही खत्म नहीं हो पाएगी फिर